What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। अगर आप लोग इस चैनल पर लेक्चर का फायदा उठाना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो बस आप लोगों को दो काम करने हैं। एक तो जब नया लेक्चर कोई भी मैं अपलोड करता हूं उसको देखने आते हो तो पुराने लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लिया करो। दूसरा, जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में बस थोड़ा सा इसको वीडियो को बंद करने से पहले एक बार रिकॉल कर लिया करो कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। हालांकि वीडियो के एंड में मैं भी आप लोगों को रिकॉल कराता हूं। उस रिकॉल के अलावा आप लोगों को खुद से भी एक बार रिकॉल करके देखना है ताकि लंबे समय तक वो चीजें जो है वो आप लोगों के माइंड में फिक्स हो जाएं। अगर ये दो काम आप लोगों ने कर लिए तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को वैसे याद रहेंगी, रिवीजन भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आप लोग जिंदगी में इंप्लीमेंट करोगे और आप लोग अपनी लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाओगे। आज का डिस्कशन स्टार्ट करूंगा एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, और इंपॉर्टेंट डे क्या है, ये मोटिवेशनल डे भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। 12 फरवरी यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है अब्राहम लिंकन डे या फिर लिंकन डे के रूप में भी आप लोग इनको बोल सकते हैं। बेसिकली अब्राहम लिंकन जो थे ये वन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और इस इंसान को ये माना जाता है कि जिंदगी में इतने फेलियर आए पर ये इंसान कभी रुका नहीं, ये इंसान कभी झुका नहीं। इवन इनके द्वारा कई सारी ऐसी बातें बोली गई हैं जो आज के डेट में मोटिवेशनल कोट के तरीके से यूज की जाती हैं। उसी में से एक जो बात है मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं वो है, इनके द्वारा बोला गया कि अगर कोई मुझे 10 घंटे दे एक पेड़ को काटने के लिए और मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी मिले तो मैं उस कुल्हाड़ी को बेसिकली शार्प करने में 8 घंटे लगाऊंगा या फिर 9 घंटे लगाऊंगा और 1 घंटा ओनली पेड़ काटने में लगाऊंगा। तो मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम टाइम आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करने में लगाना होता है। बाकी जब लास्ट फाइनल जो आप लोग जो भी चीज डिलीवर करते हैं, चाहे वो आप लोग एग्जाम में जाएं, चाहे आप लोग मतलब कोई नहीं, एक तरीके से आप लोग मान लीजिए आप लोग रनिंग करना चाहते हैं, ठीक, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर आप लोग को भाला फेंकना है, या फिर शॉर्ट फुट आप लोग को फेंकना है, या फिर आप लोग को तीरंदाजी करनी है, जो भी आप लोग करोगे तो आप लोगों की जो प्रैक्टिस होगी वही आप लोगों को फाइनल जो रिजल्ट देकर आएगी। तो प्रैक्टिस में जिसने पसीना बहा लिया उसको मैदान में कभी खून नहीं बहाना पड़ता है, ये बात नॉर्मली आप लोगों ने सुनी भी होगी। तो वो इसलिए बोली जाती है क्योंकि यहां पर प्रैक्टिस ही जो है वो मैन को परफेक्ट बनाती है। तो प्रैक्टिस से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और यही बात में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे अब्राहम लिंकन साहब भी। इसी के साथ में अगर आप लोग जानते हैं कि अगर डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग नॉर्मली सुना भी होगा, अगर मेरे लेक्चरों के साथ में कनेक्ट है तो कई बार मैंने बताया भी है कि डेमोक्रेसी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो अब्राहम लिंकन साहब की ये एक पर्टिकुलर डेमोक्रेसी की जो प्यारी सी छोटी सी एक डेफिनेशन इनके द्वारा दी गई है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि जनता की गवर्नमेंट है जनता के द्वारा और जनता के लिए, यानी कि लोगों की गवर्नमेंट है लोगों के द्वारा लोगों के लिए। तो ये बड़ी ही प्यारी सी डेफिनेशन जो दी गई थी वो महान इंसान थे अब्राहम लिंकन साहब, जिनके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। हालांकि ये भी माना जाता है कि जो डेमोक्रेसी है अगर उसके बारे में लिखने के लिए बोले तो बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, पर लेकिन जितनी भी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है उनमें फिर भी अगर बात करें तो काफी प्रोडक्टिव आप लोग ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हो। तो अब्राहम लिंकन डे को यहाँ पर अमेरिका में काफी शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री में अगर आप लोग जाकर देखोगे इनका नाम आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म लेकर ही अपने टाइम पर आए। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट डे भी कवर हो गया आप लोगों का, इसी के साथ में एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आप लोगों को मिल गई, इसी के साथ में एक मोटिवेशनल पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों को जानने को मिल गया। तो एक तीर से 3 निशाने, ठीक है तो इसको कहते हैं सही तरीके से चीजों को लेकर चलना। अब छोटी सी एक रिक्वेस्ट भी मेरी आप लोगों से रहेगी, वो ये है कि आप लोग अपना जो भी पूरे दिन में आप लोगों ने बेसिकली प्लान बनाया था और जो आप लोगों ने फॉलो किया है, बताइएगा कि उसमें कितना प्रतिशत आप लोगों ने अचीव किया है। या आप लोगों को डेली काम करना है, किसी भी दिन रुकना नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि सर जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया है मुझे पता नहीं क्यों अच्छा सा लगने लगा है। तो यार ये आप लोगों को अच्छा लगाने के लिए ही है, क्योंकि जब आप लोग मॉर्निंग की वीडियो के नीचे लिखोगे कि आप लोगों को क्या अचीव करना था, ठीक है, जब आप लोग हिंदू की वीडियो के नीचे आप लोग लिखते हैं कि हम लोग को ये चीजें अचीव करनी है, आज ये हमारा टारगेट है 6:30 बजे, और फिर जब शाम को 8:30 बजे तक आप लोग का प्लान कंप्लीट होता है और आप लोग बोलते हो कि हाँ ये हम लोगों ने अचीव कर लिया है, तो आप लोगों के अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप लोग दिन ढंग से यूटिलाइज किया है तो ये आप लोगों को शाम को 2 मौके देगा। एक मौका देगा खुश होने का कि हाँ वाओ आज का अचीवमेंट काफी अच्छा लगा। अगर 50% से ऊपर आप लोग अचीव कर ले रहे हैं जो आप लोगों ने डिसाइड किया था तो अपनी पीठ थपथपाइए, ठीक है। और अगर 50% से नीचे रह जा रहा है तो आप लोगों को रिग्रेट फील होगा, और रिग्रेट फील होने का मतलब है कि आप लोग आगे और अच्छे से काम करेंगे। तो मेरा बेसिक पर्पज ये है कि अगर जो अच्छे से अपनी शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं वो शाम को आते आते अच्छा फील करे, और जो अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है वो शाम को आते आते बुरा फील करेगी, हाँ उसने दिन को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, और कल का दिन कम से कम ढंग से यूटिलाइज करना है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आज का खराब हो गया कोई नहीं, कम से कम कल के लिए तो प्लान बना ले। तो ये बेसिक पर्पज मेरा रहता है। तो इसलिए दोनों वीडियो को यूटिलाइज करना है, इसके नीचे प्लान लिखिए कि हाँ ये प्लान है, और इसके नीचे ये लिखे आकर कि हाँ इतना अचीव कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिक पर्पज क्या है इन चीजों का। कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछेगा, ठीक है।
आगे चलते हैं, एक बार ओवरव्यू में आप लोगों को दे देता हूं क्या क्या आप लोगों में यहां पर पढ़ाने वाला हूं, यानी कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टकटकी लगाकर देखिएगा, वीडियो को एंड तक बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। एक ओवरव्यू दे लेते हैं। एक नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, एक इंपॉर्टेंट डे है, समझेंगे डिटेल में। संविधान के अंदर कौन सा आर्टिकल है जो कि आप लोगों को फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करता है, बताइए जरा। इसी में और भी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये बेसिकली एक एंगल आप लोग देख सकते हैं यहां पर। अगर बात करूं वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर में, यानी कि जो हमारी कंट्री के नाम पर जो ओशन है जिसको इंडियन ओशन करते हैं आप लोग, ठीक है, तो यहां पर उसके नाम पर बात करें तो वहां पर उसके पानी को बेसिकली गर्म होता हुआ पाया गया है, अभी कुछ रिपोर्ट्स के चलते हैं। तो बोला जा रहा है कि 1.5 डिग्री तक यहां पर बढ़ सकता है, कितने टाइम में, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, बताइए कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर जो कि यहां पर गवर्नमेंट को यह बोलता है कि यार देखो तुम यहाँ ना डेवलपमेंट के नाम पर इन्वायरमेंट को बर्बाद नहीं करना है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट के साथ साथ में जो यहाँ पर फॉरेस्ट और द वाइल्ड लाइफ जो भी है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, सबको आप लोगों को ध्यान रखना है, ये गवर्नमेंट का काम है। कौन सा आर्टिकल बोलता है, पर लेकिन अगर संविधान के अंदर कोई भी मतलब जिन्होंने संविधान बनाया गवर्नमेंट को तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिटीजन शैल प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी कि आप लोगों को भी वातावरण को प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल रखा गया है ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। यानी कि दोनों की ड्यूटी है, एक इंसान के ऊपर सारा बोझ ये बाहर नहीं डालना है, ठीक है। तो आप लोगों को भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और बहुत सारे बच्चों ने दुनिया भर के पेड़ लगाए थे, कभी भी मौका मिले पेड़ जरूर लगाया करो यार। और आप लोग मुझे टैग भी कर सकते हैं ट्विटर पर, ठीक है। मैंने वहां पर एक ट्विटर का जो टैग भी आप लोगों को बोला था कि #SLV जो आर्मी है प्लांटिंग ट्री, ठीक है, SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री। तो बहुत सारे लोगों के द्वारा उसमें मुझे टैग किया गया, काफी अच्छा लगा। इस तरीके से अगर आप लोग काम करते हो, और ये सारी चीजें आप लोग को इंटरव्यू में भी काम आएंगी, जब आप लोग इस तरीके की कोई अपनी हैबिट डेवलप कर लेते हो, कोई सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या फिर कोई ऐसे काम के लिए, तो इंटरव्यू में आप लोगों के अंदर से झलकेगी यार ये चीजें, क्योंकि आप लोगों के नेचर में है वो, ना कि बनानी पड़ेगी, चलो बना लेते हैं यार, फेक एक चेहरा बन के चलते हैं यार इंटरव्यू के अंदर। पापा बैठे होते हैं आप सबके, ठीक है, पकड़ लेंगे 1 मिनट में कि हाँ कितना आप लोग सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो। कई सारे उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं भाई साहब, एक नजर इधर से उधर घुमाओगे ना तो उसका भी मीनिंग होता है कि क्या सोच रहा है, क्या फ्रॉड बातें बोलने वाला है आगे। तो हमेशा अपने आप को नेचुरल, आपको जिस चीज के बारे में नहीं पता है उसके लिए नो बोल दो, पता है तो यस बोलो, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। अगर नहीं भी एक्सप्लेन कर रहे हो तो कंफर्टेबल रहो, हड़बड़ाना नहीं है। तो इस तरीके से नेचर अपना डेवलप करना है, ठीक है। तो तैयारी का मतलब है कि स्टार्टिंग से तैयारी। बागी मूवी देखी है, वो कहता है कि गुरुजी इतने दिन हो गया मुझे कुछ नहीं सिखाया, वो कह रहा है कि बेटा ट्रेनिंग तुम्हारी पहले दिन से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो वही माहौल आप लोगों को बनाना है। रसिया जो है उसके बारे में अगर बात करें, उसके द्वारा क्रीमिया को किस साल में एनेक्स किया गया था, एनेक्स मतलब हड़प लिया था, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। जब से लेकर तब तक का नेटो, यूएसए और यूरोपियन यूनियन जो है उन्हें चाकू कुदाली लेकर, हथौड़े लेकर रसिया के पीछे पड़े हुए हैं। तो समझेंगे पूरी कहानी क्या है। और एक काफी शानदार आर्टिकल डिस्कस करूंगा रसिया और यूक्रेन को लेकर, जो मुद्दा है चाइना और रसिया के रिलेशन के बारे में, तो सुनकर आप लोगों का मजा आ जाएगा। एक स्कीम है जिसको बोलते हैं PMMVY। इसमें पहले क्या होता था, हस्बैंड का आधार कार्ड भी देना होता था अगर महिला को बेनिफिट चाहिए अपने बच्चे के टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर ये बोला गया मान लो कि कोई महिला है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, या फिर यहाँ पर कोई महिला है वो उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, तो क्या भाई साहब इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा? ये तो जायती है यार, ये तो आप लोगों ने मर्द के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया औरत को, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी को साइड में करते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि अपने हस्बैंड का आधार कार्ड लाने की कोई जरूरत नहीं है, एंजॉय करो अपनी खुद के आधार कार्ड के ऊपर। तो इंडिपेंडेंसी वुमेन को दी जा रही है, एक अच्छा डिसीजन लगा पर्सनली मुझे। अगर बात करें स्कीम यहाँ पर, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेगी। पर लेकिन कौन सा मंत्रालय इसको हैंडल कर रहा है ये आप लोग को बताना है। UIDAI यानी कि यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करूंगा। आप लोगों को ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को ये देखने को मिलता है आधार कार्ड का जो फंडा है। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोगों को, एक टाइम ऐसा था आधार कार्ड को प्लानिंग कमीशन के अंदर रखा गया था। प्लानिंग कमीशन एक तरीके डस्टबिन बन चुकी थी कि कुछ भी नया कुछ आए तो प्लानिंग कमीशन के अंदर डाल दो, कहीं नहीं देखने को मिला तो प्लानिंग कमीशन के अंदर डाल दो, यानी घर में कुछ भी है तो स्टोर रूम में ले जाके डाल दो, तो नहीं समझ में आ रहा है कहां डालना है, तो वही वहां पर प्लानिंग कमीशन बन चुकी थी। हालांकि अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हम लोग नीति आयोग ला चुके हैं। किस साल में लेकर आए जरा वो ईयर तो बताइए। ऐसी ऐसी चीजें भी आप लोगों से यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों का रिवीजन भी कराऊंगा यहाँ पर थोड़ा सा, जो कल आप लोगों ने डिस्कस किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि लेक्चर, ये नया लेक्चर खोलने से पहले एक बार पुराने को एक बार रिकॉल कर लिया करो कि क्या क्या पढ़ा था यार, कौन सी न्यूज पढ़ी थी। रिकॉल तो करके देखो, आप लोगों की मेमोरी साफ होनी स्टार्ट हो जाएगी आज से ही। करो इस काम को और फिर देखो क्या मजा आता है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं।
एक इंपॉर्टेंट डे मैं आप लोगों को बता चुका हूं ओनली अब्राहम लिंकन साहब के बारे में। अब बात करते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। प्रोडक्टिविटी आज के दिन तो कम से कम प्रोडक्टिविटी बनाकर रखनी है, यानी कि 12 तारीख जो है वो प्रोडक्टिविटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया था, तो आप लोग के अंदर से प्रोडक्टिविटी निकल कर आनी चाहिए। पर लेकिन ये जो प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर ये दूसरे चीजों के बारे में बेसिकली बात करें, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे देश में किस किस फील्ड में क्या क्या प्रोडक्टिविटी आ रही है तो उनको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जो जो एरिया में जो जो लोग काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग भी अपने डे की प्रोडक्टिविटी चेक किया करो कि हाँ यार आज का डे इतना प्रोडक्टिव रहा, और उसके बेस पर देखा करो, अपने आप को मार्क्स दिया करो, अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट कर देना। भाई साहब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, ये काम करके तो देखो एक बार। एम क्या है? इंक्रीज करना है प्रोडक्टिविटी, और इसी के चलते सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना थ्रू प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर, तो यानी कि उत्पादकता के माध्यम से एक तरीके से आत्मनिर्भर बनना। तो इंसान आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब वो अपनी प्रोडक्टिविटी को यहां पर समझ पाएगा, तब वो आत्मनिर्भर बनेगा। तो इंपॉर्टेंट डे है, थीम के साथ बता दिया। अगर कहीं कुछ लिखने के लिए आ जाए तो माइंड में कंफ्यूजन ना होना चाहिए भैया, ठीक है। आइए अब आगे चले हैं भाया। एक और छोटा सा डे है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं पर याद रखिएगा यहाँ पर, इंटरनेशनल डार्विन डे। तो डार्विन यहाँ पर बेसिकली एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो काफी महान पर्सनैलिटी थी, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बातें की थी, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया 12 फरवरी को, जो कि यहाँ पर चार्ल्स डार्विन का बर्थडे है, जो कि यहाँ पर 1809 में इनका जन्म हुआ था। तो उसके चलते यहाँ पर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, जो इवोल्यूशनरी जो भी इनके द्वारा आइडियाज दिए गए खासकर इवोल्यूशन के नाम पर और प्लांट साइंस के नाम पर, उसके चलते ये डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एक बार मुझे याद आता है जब भी डार्विन में यहाँ पर डे पढ़ता हूँ, एक जब मैं रहा करता था जब दिल्ली में एक बिल्डिंग के अंदर, तो वहां पर मेरे नीचे मेरे से थर्ड या फिर कोई मतलब फोर्थ फ्लोर पे मेरे नीचे था, मतलब उस फ्लोर पर याद नहीं एग्जैक्टली, एक बच्चा रहा करता था, ठीक है। तो एक दिन आया ऊपर, तो उसने गेट खटखड़ाया, तो मैंने खोला, तो बोला कि ऊपर जाना है भैया, मुझे थोड़ा सा ना उनकी टंकी में पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा डार्विन। मैंने कहा लग रहा है मम्मी पापा का कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था बायोलॉजी के अंदर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, डिफरेंट काफी, मतलब पहली बार मैंने कोई ऐसा नाम सुना था। तो कई बार ऐसे चीजें देखने को मिलती है तो मुझे वो याद आ जाता है बच्चा कई बार। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है काफी ज्यादा आप लोगों को, खासकर अगर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। और ये जो काफी डिटेल में कवर किया गया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा। तो सोर्स क्या है यहाँ पर? हमारा पीआईबी है सोर्स, और भी कई सारे जो न्यूज़पेपर के द्वारा इसको कवर किया गया। जीएस पेपर 2 के अंदर जो इशू रिलेटेड टू वुमेन के अंदर आप लोग कवर कर सकते हैं, या फिर सोसाइटी के बारे में कुछ आए वुमेन से रिलेटेड, तो वहां पर भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। मुद्दा क्या है? मैंने अभी आप लोगों को बताया, हमारे देश में एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, यानी कि महिलाओं की हेल्प करने के लिए है यहाँ पर, खासकर उस टाइम पर जब महिला प्रेग्नेंट है या फिर बच्चों को दूध पिला रही है, तो उस टाइम पर महिलाओं की हेल्प करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में। पर लेकिन मुद्दा क्या रहा? मुद्दा यहाँ पर ये रहा कि कई सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ी इसमें, भाई साहब ये लेके आओ, फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या लेके आना है। तो उसके चलते उसमें से एक डॉक्यूमेंट ये था कि हस्बैंड का आधार कार्ड भी तुमको लेकर आना है। पर लेकिन यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी था उसको अभी नोट मैंडेटरी की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अगर कोई सिंगल मदर है या फिर कोई अबेंडन मदर है, यानी कि जिसको मतलब एक तरीके से अलग हो गई अपने हस्बैंड से, एक तरीके से या फिर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, तो उसके लिए भी उसको इस स्कीम की फैसिलिटी यहाँ पर मिल सके। तो ये जो स्कीम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ऑल डिस्ट्रिक्ट में कंट्री में यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जा चुका था 2017 में, और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करते हैं इस स्कीम के लिए। तो ये मिनिस्ट्री जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेंगे कि बताओ कैसी स्कीम है, तो भाई साहब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे देंगे, बताओ यहाँ पर किस मिनिस्ट्री की स्कीम है यहाँ पर ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री की स्कीम है यहाँ पर ये, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट ये दे देंगे कि आधार कार्ड हस्बैंड का मैंडेटरी है, तो भाई साहब नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ओके। अब इंपॉर्टेंट बातें यहां पर कई सारी आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कई सारी चीजों पर फोकस यहां पर किया जाता है कि न्यूट्रिशन जो बेसिकली अच्छा होना चाहिए अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में एवरी थर्ड जो वुमेन है यहाँ पर आज के में अंडर नरिशमेंट है हमारे देश में, उसको ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लाई गई। एनीमिया की शिकार है, क्योंकि एक पीरियड साइकिल आप लोगों को वुमेन के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार खून की कमी महिलाओं में आप लोगों को देखने को मिलेगी। हीमोग्लोबिन काफी कम नजर आता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था लड़कियों का, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अंडर नरिशमेंट जो वुमेन है वो बच्चे को जब जन्म दे देगी तो बच्चा भी अंडर वेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो दिक्कत यहाँ पर निकल कर आएगी, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में पुअर अगर न्यूट्रिशन है यहाँ पर ये, ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर प्रॉपर वे में थ्रू आउट द साइकिल जो रहेगी वो दिक्कत में रहेगी महिला।
नेक्स्ट यहाँ पर जो इकोनॉमिक और सोशल डिस्ट्रेस यहाँ पर कई बार इम्पैक्ट डालता है महिला के ऊपर, तो इसके चलते कई बार काम भी करना पड़ता है, बच्चों को भी पढ़ाना है, सारी चीजें करनी है और बॉडी को भी मैनेज करना है, तो ये काफी टफ हो जाता है। जिस घर में सारे रिसोर्सेज है वहां पर तो चलो फिर भी काम चल जाता है, एक सही अमीर खानदान है, पढ़ा लिखा खानदान है, तो वहां पर काम चल जाता है। पर लेकिन एक ऐसी जो वुमेन जो कि एक लेबर क्लास फैमिली से आती है, उसके लिए काफी बड़ी बात हो जाती है कि अपने आप को मैनेज करना प्रेगनेंसी के टाइम पर। नॉर्मली आप लोगों ने महिलाओं को काम करते हुए भी देखा होगा प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, हालांकि काम करना अच्छा माना जाता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ से देखा जाए, पर लेकिन ओवर काम करना वो खतरनाक साबित हो जाता है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, इसमें प्रधानमंत्री जो मातृत्व वंदना योजना में 5,000 रुपए गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराती है, जो फर्स्ट डिलीवरी होती है मदर की उसके लिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर उसको फायदा देख सके। 3 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर ये प्रोवाइड कराई जाती है, महिला को काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर इसका देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं एक गुड न्यूट्रिशन भी यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। जो खासकर ये जो स्कीम है ये नॉर्मल इंसानों के लिए, नॉर्मली जैसे आप बात करें ना कि एक ऐसा इंसान जो कि कहीं पर जॉब नहीं करता है गवर्नमेंट के स्टेट के अंदर में कहीं पर, उनके लिए स्कीम है। तो पूरे स्कीम का एक ओवरव्यू दे दिया। अब आर्टिकल में अंदर चलते हैं, बहुत सारी और बातें जानने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड आप लोगों के पास में होगा, जाकर उसके ऊपर संख्या गिनिएगा कितने नंबर का आप लोग का आधार कार्ड है। क्या किसी को याद है अपना आधार कार्ड? यस या फिर नो लिखेगा, आधार कार्ड नंबर मत लिख देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए कई सारी पर्सनल चीजें आप लोग कई बार कमेंट में लिख देते हैं, तो अपना मोबाइल नंबर मत लिखा करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कोई भी आप लोगों से पूछे आप लोग तुरंत उसको अपना मोबाइल पकड़ा देते हो, खासकर लड़के। अगर किसी लड़की ने पूछ लिया, मैंने देखा कई बार, तुरंत अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं, ले कॉल कर लेना, ठीक है। भाई साहब इतना वेल्लापंथी मत दिखाया करो यार, ये सही नहीं है, ठीक है। पता चला कोई लड़का ही लड़की बनकर आपके नंबर मांग रहा हो तो फिर क्या करोगे? तो ऐसी हरकतें मत किया करो। तो ये सारी चीजें सही नहीं है। एक से एक 30 मार खा बैठे हुए, अपनी प्राइवेसी आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। ओपन मीडिया में बैठे हुए तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीखो, ये सारी चीजें सही नहीं होती हैं। तो 12 नंबर का टोटल डिजिट जो है यहाँ पर आप लोग का UIDI होता है, और इसी के चलते इसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वहां पर वो इसको मैनेज करती है आधार को। तो ये पहले जो थी प्लानिंग कमीशन के अंडर में हुआ करती थी, जब 2009 में इसको बनाया गया, ठीक है। फिर पता चला कि यहाँ पर यार इसको ना स्टैट्यूटरी स्टेटस दे देते हैं, तो इसको क्या किया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, मतलब इसको पार्लियामेंट ने पास कर एक एक्ट बनाया गया जिसको हम लोगों ने आधार एक्ट बोला। आधार एक्ट यहाँ पर इतना बवाल क्रिएट किया जिसकी कुछ हद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसको मनी बिल बनाकर पास किया गया। मनी बिल का मतलब क्या था, गवर्नमेंट आसानी से पास करा कर ले जाएगी और राज्यसभा में इसके ऊपर ज्यादा रोष भी नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पावर होती है मनी बिल को लेकर। तो मनी बिल कौन डिसाइड करते हैं? याद होगा आप लोगों को, स्पीकर डिसाइड करते हैं। अब मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंदर होता है, ये चलिए आप लोग बता दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जिसके अंडर यहाँ पर ये सारे इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जब तक यहाँ पर ये एक्ट नहीं लाया तब तक तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन देख रहे थे, भाई साहब हम देख लेते हैं जब तक तुम नहीं कर रहे हो ये काम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई बार कई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो पापा बोलते हैं चलो भाई साहब हम बैठ जाते हैं जब तक तुम जिंदगी को मजे कर रहे हो, दुकान पर चल गया, ठीक है। तो ऐसी चीजें रहती हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बेसिकली प्लानिंग कमीशन के अंडर में डाल दिया, और फिर जब यहाँ पर लगा शादी वादी होगी, अब बच्चे को लगा कि भाई साहब तो रेस्पॉन्सिबिलिटी झेलनी पड़ेगी, तो फिर बोला ठीक है पापा आप जाकर थोड़ा आराम कर लो, ठीक है। नॉर्मली आप लोग ये सारी चीजें देखते होंगे आसपास में। आगे चलते हैं, यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन की जब आप लोग बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए यहाँ पर कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया, यानी कि इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाया गया, ताकि महिला जो है वो यहाँ पर आकर रजिस्टर कर सके और उनको यहाँ पर प्रॉपर चेक भी किया जा सके कैसे काम कर रहा है, उनकी स्टेटस क्या है। इसी के साथ में अकाउंटेबल भी ठहराया जा सके, अगर कोई दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन भी निकाला जा सके। तो यहाँ पर ये पूरा एक माहौल बनाया गया प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत में। तो देखिए सोचे समझी स्कीम तो सही है, अगर प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट की जाए तो इसके चलते किसको कवर किया गया, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, इसी के साथ में लैक्टेटिंग किसको बोलते हैं, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, तो उनको हम लोग लैक्टेटिंग बोल देते हैं। तो यहाँ पर इनको इंक्लूड किया गया, पर लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं, यानी कि इनको इंक्लूड नहीं किया गया। रीजन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, ऑलरेडी गवर्नमेंट दुनिया भर के पैसे दे रही है, फिर भी स्कीम की जरूरत पड़ गई, 5,000 रुपए गवर्नमेंट के लोगे, फिर भी नहीं देंगे, गवर्नमेंट ने बोल दिया। स्टेट के अंदर कोई काम कर रहा है या फिर PSU के अंदर कोई काम कर रहा है, या फिर जो ऑलरेडी यहाँ पर जो सिमिलर बेनिफिट किसी दूसरी स्कीम के तहत यहाँ पर ले रहा है, तो उसको भी यहाँ पर ये स्कीम का फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये स्कीम उन महिलाओं के लिए है जिनको कोई दूसरा फायदा नहीं मिल रहा है, और भाई साहब घर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है, तो जच्चा और बच्चा दोनों की ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल एलिजिबल जो भी यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर लैक्टेटिंग मदर, यानी कि गर्भवती महिलाएं या फिर बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं, उनके लिए यहां पर ये 2017 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। और किसके लिए, फर्स्ट चाइल्ड। तो ये स्टेटमेंट देकर अगर कोई पूछ ले कि यहां पर 2 बच्चों के लिए है, ऐसी स्टेटमेंट आप लोग बोलोगे हाँ बच्चे 2 ही अच्छे वाला नारा तो सुना था यार, पर लेकिन वो नारा ना आप लोगों का नारा लगा देगा, उसी टाइम पर आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नारे के चक्कर में आकर अपने आप को थोड़ा सा, यानी कि बस हाँ समझो उसको, स्कीम कुछ ना कुछ एग्जामिनर हमेशा आप लोगों को मतलब बहकाने की कोशिश करेगा, आप लोगों को देखना कितना आप लोगों को बहकना है और कितना रुकना है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेनिफिशियरी के बारे में। तो यहाँ पर वो रिसीव करता है 5,000 रुपए, ठीक है,
5,000 रुपए इस स्कीम के तहत मिलते हैं, पर लेकिन टोटल उसको 6,000 मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्कीम जो है वो कॉम्बिनेशन में चलती है। एक है जननी सुरक्षा योजना, तो टोटल मिलाकर 5,000 की जगह यहाँ पर 6,000 रुपए मिल जाते हैं, यानी कि 1,000 और ऐड हो जाता है, तो टोटल 6,000 रुपए का यहाँ पर फायदा हो जाता है। तो ये स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2017 में लॉन्च किया गया। अब मुद्दा क्या है यहाँ पर, ये कहां पर फायदा पहुंचाती है, आप लोग क्या करना होगा। देखिए ये जो स्कीम है ना, एग्जाम के लिए चलिए समझ में आ गया आप लोग की एक स्कीम कवर होगी, पर लेकिन आप लोग ये समझिए ये देश की स्कीम है। आप लोग के आसपास में कोई ऐसी महिला होगी जो गरीब तबके की होगी, ठीक है, तो आप लोग जाकर उसको बता सकते हैं कि हाँ इसकी देश के अंदर एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, और उसका रजिस्ट्रेशन भी आप लोग करा सकते हैं। तो ये भी एक काम आप लोग कर सकते हैं भाई साहब। ऐसा नहीं कि पैसे ही देकर लोगों की हेल्प होती है, ऐसे भी लोगों की हेल्प हो जाती है, उनको उसके रिसोर्सेज तक पहुंचा दो, ये भी तो तरीका होता है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। तो इसलिए कहता हूं पढ़ा करो जब भी, उसको बस ऐसे मत पढ़ा करो बस एग्जाम के लिए पढ़ लिया और भाई साहब साइड में हो गए, कहीं काम नहीं आने वाली है उस तरीके से चीजें जब तक आप लोग उनको इंप्लीमेंट करना नहीं जानोगे, ठीक है। तो इसलिए उसको अच्छे से पढ़ो ताकि सोसाइटी में भी फायदा देखने को मिले, और आगे चलकर अगर बनना चाहते हो आईएएस या फिर कोई ऐसी पोस्ट पर जाना चाहते हो तो ताउम्र यही काम करने हैं, गवर्नमेंट की स्कीम को इंप्लीमेंट करना है, समझ गए ना। अगर बात करें, एक तो अर्ली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहां पर बात करें तो एंटी नेटल चेकअप होना चाहिए, यानी कि एंटी नेटल चेकअप क्या होता है, बेसिकली यहां पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में यहाँ पर बच्चों का जच्चा का जो यहाँ पर चेकअप होता है उसको एंटी नेटल चेकअप बोलते हैं बेसिकली। बिफोर बर्थ और ड्यूरिंग और इसी के साथ में जो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी जो चेकअप होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। रजिस्ट्रेशन जो है जो बर्थ का जो यहाँ पर बेसिकली वो होना चाहिए, कंप्लीशन हो जाए जब साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन, वो सारी चीजें यहाँ पर चाइल्ड की वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की जाती है। तो कहने का मतलब है प्रॉपर वे में यहाँ पर ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जाती है। तो ये पूरी स्कीम मैंने डिटेल में आप लोगों को इसलिए बताई, कोई कंफ्यूजन न देखने को मिले। तो क्या यार एक ही अकेली स्कीम है हमारे देश में? नहीं भाई साहब, ऐसी बहुत सारी और स्कीम है जो आप लोग समझ सकते हैं। इंदिरा गांधी यहाँ पर मातृत्व सहयोग योजना, यहाँ पर ये भी एक स्कीम है। इसी के साथ में कदम श्री इन केरला में चलाई गई। पोषण अभियान आप लोगों को मैंने कई बार डिस्कस भी किया है यहाँ पर कि पोषण अभियान के बारे में मैंने ये भी बताया था कि पोषण माह भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कौन से महीने को पोषण मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, चलिए बताइए, रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। तो अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर चाहें तो इनमें से भी जैसे कि ये वाली स्कीम के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ सकते हैं। इससे क्या करेगा, कई सारी चीजें आप लोगों को और याद हो जाएंगी। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर जिंदगी को मजे में उड़ाइएगा। मजे में मतलब अपने आप को पढ़ते हुए, काम को यूटिलाइज करते हुए, मौज लेना, रोज लेना, नहीं मिले तो खोज लेना। ओके, गाना सुनाए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वही ऐसा ही आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई बार दोस्ती जो होती है वो दिल से होती है, पर लेकिन कई बार दोस्ती जो होती है वो मजबूरी में होती है। नहीं, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन मेरे यार, ऐसा कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब क्या इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ मजबूरी में है, ठीक है। और मजबूरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्या होता है, बोलिए, चलिए आप बताइए क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है, डिटेल में कवर करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी अच्छे से कवर किया गया, उतने ही शानदार तरीके से हम लोग इस आर्टिकल को देखने वाले हैं। एक एक पॉइंट पर बात करूंगा, आखिर दोनों के रिलेशन अच्छे क्यों हैं, कहां पर दोनों के बीच में मतभेद है, इंडिया को लेकर दोनों क्या सोचते हैं, इस तरीके से क्या दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं जब इंडिया का मुद्दा आता है, यूएसए को लेकर क्या सोचते हैं, क्या क्या मुद्दे सारे बने हैं जिसकी वजह से दोनों करीब आ गए, ठीक है। तो सारी बातें करेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से या फिर इंडिया और उसके जो नेबर के साथ में जो बायलैटरल रिलेशन है उसके पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट ये इशू बन जाता है जीएस पेपर 2 के अंदर, अगर यूपीएससी का सिलेबस उठाकर आप लोग देखोगे तो, ठीक है। आप लोगों को पता है कई सारे बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, यूपीएससी के सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, यूपीएससी कंप्लीट सिलेबस बाय वीर सर्च कर लेना, पूरी वीडियो है 1 घंटे से ज्यादा की भाई साहब, इतने डिटेल में आप लोगों को सिलेबस बताया। और अगर आप लोगों को सिलेबस ही नहीं पता है तो एग्जाम की तैयारी क्या कर रहे हो, थोड़ा सा तो उसके ऊपर फोकस दो, सिलेबस आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं, क्या बात की जा रही है, चाइना और रशिया के जो रिलेशन है यहाँ पर वो किस तरीके के हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज की डेट में वो यहाँ पर एक नए सुपीरियर रिलेशनशिप की ओर चल रहे हैं यहाँ पर। खासकर अगर बात करें तो आप लोगों को एक पैटर्न देखने को मिलेगा दोनों कंट्री के बीच में कि आज की डेट में दोनों कंट्री जो है वो अपने आप को अपने अपने एरिया का बादशाह बनाने की होड़ में लगी हुई है। रशिया चाहता है कि वो अपने आप को फिर से यूएसएसआर बना ले, और चाइना चाहता है कि यहाँ पर अपने आप को यूएसए से आगे निकाल दे। पर लेकिन अगर ऐसा कुछ होने लगा तो कल को दोनों ही आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा देखने को मिलेगा। पर लेकिन अभी क्या होता है, दोस्त जो होता है आप लोगों ने, वो दुश्मन का एक दिन दुश्मन का दुश्मन जो होता है दोस्त होता है, वो वाला फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोनों की दुश्मन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इसी के चलते दोनों की दोस्ती काफी गाढ़ी हो गई। और यहाँ पर अभी एक मुद्दा चल रहा है काफी बढ़िया, जो कि रीजन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ दोनों को पास में लाने का, वो है यूक्रेन। यूक्रेन जो है वो एक एरिया है बेसिकली यहाँ पर जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था,
पर लेकिन यहाँ पर 1990s में जाकर ये विक्टन हो गया उसका, और यूएसएसआर जो है वो बेसिकली टूट गया और उसमें यूक्रेन जो है वो अलग निकल गया। तो जब से यहाँ पर यूक्रेन जो है वो अलग है, तब से लेकर यहाँ पर अलग ही मुद्दा चल रहा है, क्योंकि यूएसएसआर से अलग निकलकर अलग कंट्री बन गया। पर लेकिन यहाँ पर जो नेटो है वो चाहता है उसको अपने साथ में मिला ले, और इसकी वजह से रसिया जो है वो चिंतित रहता है। तो ये तो मैंने बेसिक चीजें आप लोगों को बता दी, पर लेकिन रियलिटी क्या है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ में आ गए, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इनका प्यार इतना गाढ़ा कैसे हुआ उसको समझते हैं। किसका प्यार? चाइना और रसिया का प्यार। थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं आप लोगों को बैकग्राउंड में, तो आप लोग ढंग से समझ पाएंगे। 1990s के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो एक साइड में हुआ करता था यूएसए और एक साइड में हुआ करता था यूएसएसआर। इससे पहले क्या था? बेसिकली कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर का मतलब क्या था? एक दूसरे के सामने हथियार लेकर ग्राउंड में नहीं लड़ रहे थे, पर लेकिन बैकग्राउंड में एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे। बैकग्राउंड में मतलब एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के सर पर तलवार ताने खड़े हुए थे, बस चलाने की देरी थी। यानी कि एक कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया यूएसए ने, क्यों? क्योंकि वो कैपिटलिस्ट कंट्री है। दूसरी कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया रसिया ने, क्यों? क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है। उसने हथियार बना लिया, अणुबम, परमाणु बम, इसने बना लिए भाई साहब अपने अपने बम। इसने सैटेलाइट छोड़ा, इसने भी अपना सैटेलाइट छोड़ दिया। मतलब एक दूसरे के साथ में रेस चल रही थी कि कैसे मार्केट को ज्यादा कैप्चर करना है, किस कंट्री को अपने कंट्रोल में लेना है। कि पाकिस्तान पहले अफगानिस्तान था रसिया के कंट्रोल में, उसने छोड़ा, वहां पर बेसिकली यूएसए आकर बैठ गया। अब यूएसए ने छोड़ा, वो नहीं था कि वो तन्नोवेट्स मूवी वाला डायलॉग है कि भाई साहब हम लपकेंगे वो हम छोड़ेंगे, तुमने छोड़ा हमने लपक लिया, अब हम छोड़ेंगे कोई और लपक लेगा तो वो वाली बात हो रखी है। तो अफगानिस्तान को बार बार ऐसे ही लपका गया। तो यहाँ पर ये पूरा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता था। कोल्ड वॉर के टाइम पर ये सारी कहानियां चल रही थी बैकग्राउंड में। फिलहाल के टाइम पर क्या हुआ यहाँ पर, जब यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो उस टाइम पर कुछ अलग ही माहौल बन गया। ठीक है, एक अलग ही एक दुनिया क्रिएट होगी, और एक अकेला कंट्री ऐसा जिसको बोलने लगे कि ये ताकतवर कंट्री है, वो हो गया यूएसए। हम लोगों ने बोला यूनिपोलर हो गया दुनिया। पहले बाइपोलर बोलते थे कि एक साइड में यूएसएसआर है, एक साइड में यूएसए, पर लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया? यूनिपोलर हो गया। तो वो चार चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। अगर बात करेंगे यहाँ पर चीजें जो हैं वो जैसे ही आगे बढ़ना स्टार्ट होगी, तो फिर वही रहता है कि जो ताकतवर है वो क्या करता है? सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ग्लोबल लेवल पर यूएसए ने एक ग्लोबल पुलिसिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके चलते कहीं ना कहीं जैसे जैसे चीजें समझ में आने स्टार्ट हुई, तो दोनों एक दूसरे के साथ में आना स्टार्ट हो गए। कौन? रसिया और चाइना। इसके पीछे का बहुत सारा माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो क्या माहौल है मैं आप लोगों को बताता हूं एक एक कर। पहले ये समझिएगा कि दोनों कंट्री जो है कहीं कहीं आप लोगों को साथ में मिलेगी, तो कहीं कहीं आप लोगों को अपोजिट मिलेंगी। ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पहले रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि इनके रिलेशन को कैसे कैसे आगे बढ़ाया गया, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक टाइम ऐसा था कोल्ड वॉर के टाइम पर काफी ज्यादा मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। और इस मिसट्रस्ट ने भी यहाँ पर बेसिकली चाइना और रसिया को एक साथ में लाने का माहौल किया। हिस्टोरिकली अगर आप लोग बात करेंगे तो बात करते हैं 1989 की। 1989 में यहां पर एक पर्टिकुलर रसिया के लीडर थे जिनका नाम था मिखाइल गॉर्बेचुक। ठीक है, तो ये क्या हुए? इनकी विजिट की गई 1958 के बाद में। यहां पर जब कोई विजिट की गई 1989 में, काफी लंबे समय बाद, तब से लेकर यहां पर जो चीजें हैं वो सुधरना स्टार्ट हो गई। ठीक है, यानी कि 1958 से यहां पर जो विजिट की गई थी, उस विजिट को जब यहां पर आगे लेकर चला गया 1989 में, तो यहां पर एक अलग ही माहौल बन गया। तो यहां पर वो पंचशील की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि इनके द्वारा वही गाथा गाई गई एक दूसरे के सामने कि भाई साहब हम लोग क्या करेंगे? म्यूचुअली रेस्पेक्ट करेंगे, सोवरेन कंट्री की टेरिटरी को इंटरफियर नहीं करेंगे, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन रखेंगे, एक दूसरे के सर पर नाचेंगे नहीं आकर। इसी के साथ में यहां पर एक दूसरे की कंट्री में इंटरनल अफेयर में कुछ नहीं बोलेंगे। यानी कि चाइना कहता है कि जो ताइवान मेरा है, तो जिल्ले इलाई करेंगे, हाँ ताइवान तुम्हारा है, वो वाली बात है। अगर यहां पर रसिया कहता है कि यूक्रेन मेरा है, तो चाइना बोलेगा जिल्ले इलाई यूक्रेन तुम्हारा है, वो वाला माहौल रहेगा। इसी के साथ में इक्वलिटी रहेगी और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, यानी जहां जहां पर दोनों को दिखेगा, उन्हें कहते हैं कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा, वो वाला माहौल यहां पर दोनों का देखने को मिला। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात आ गई यहां पर, यानी कि एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे, शांति में बनाए रखेंगे ताकि एक दूसरे को फायदा होता रहे और रिलेशन को इस बेसिस पर आगे बढ़ाए। हालांकि ये कस्में जो थी, जो चाइना ने इंडिया के साथ भी खाई थी, पर लेकिन इंडिया को धोखा दे दिया इसने 1962 में। कसम तो हमारे साथ भी खाई थी इसने, पर लेकिन वही है, जब किसी ताकतवर देश के साथ में कसम खा रहा है तो पता है कि सामने वाला भी सरफिरा इंसान है। ठीक है, तो नहीं हम सरफिरे नवाब हैं, तो ऐसा अगर तुम हरकतें करोगे तो तुमसे बड़ा हरकतबाज है वो, छोड़ेगा नहीं, घुस घुस के मारेगा, भले ही बर्बाद हो जाए पर लेकिन तुमको नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और ये पंचशील के जो सिद्धांत है काफी अच्छे से यहाँ पर चल रहे हैं दोनों के साथ में, अगर आप लोग बात करते हैं तो। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर कुछ और मुद्दों के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो सोवियत यूनियन का जब यहाँ पर विघटन हुआ यहाँ पर,
तो उसके चलते कई सारे इश्यूज यहां पर निकल कर आए थे उस टाइम पर। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते यहां पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो कहीं ना कहीं यहां पर रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन भी लगा रहा था। तो ऐसी हालत को देखते हुए रशिया जो है वो टिल्टेड होना स्टार्ट हो गया चाइना की तरफ को, और इसके चलते 2001 में दोनों कंट्री के द्वारा वो नहीं कहते कि रिश्तेदारी स्टार्ट होती है, चलो भाई रिलेशनशिप बनाना है, एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, पहले आकर देख तो लो कि लड़का कैसा है लड़की कैसी है। तो यहां पर इनकी जो ट्रीटी ऑफ गुड नेबरहुड और फ्रेंडशिप कोऑपरेशन वाली ट्रीटी इनकी स्टार्ट होने लगी कि अच्छा इस मामले को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चीजें आगे बढ़ी रही थी, ट्रेड जो है अच्छे हो रहे थे, एक दूसरे को माल सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, एनर्जी और डिफेंस में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो रसिया जो है यहां पर बेसिकली उसने क्या किया, चाइना की जो पोजीशन है ताइवान को लेकर उसने बोला कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि ताइवान पर चाइना ये बोलता है बस मुझे ये बोल दो कोई भी आकर बार बार कि मेरे अंदर की खुजली मिटती रहेगी कि हाँ ताइवान तेरा है, ताइवान तेरा है, ताइवान तेरा है, ताइवान तेरा है, बस मुझे ये बोलते रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए और पैसे जितने चाहो उतने ले जाओ। अभी भी फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा जो विंटर ओलंपिक यहां पर चाइना के अंदर जब यहां पर जो डिग्नेटरी को बुलाया गया तो इसने सबसे आकर पैसे दिए उनको झोली भर भर कर, और सबको ये बोला बस ये बोलो कि ताइवान किसका है, उन्होंने बोला तुम्हारा, ताइवान किसका है, उन्होंने बोला तुम्हारा। तो जैसे बोला ताइवान किसका, उन्होंने बोला तुम्हारा, उसने 1 बिलियन दे दिया। फिर ताइवान किसका है, तुम्हारा 1 बिलियन और लो, ताइवान किसका है, तुम्हारा 1 बिलियन और लो। तो ये पूरी हरकत है इसके द्वारा की गई, मतलब पूरे मजे लिए गए यहाँ पर। तो रसिया को भी लगा जब ये ताइवान के ऊपर इतना लुटाने पे पड़ा हुआ है तो क्यों ना लूट लूं मैं भी। तो रसिया ने भी अच्छा खासा फायदा उठाया इसका, क्योंकि रसिया के पास में कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। तो इसलिए रसिया जो है उसके साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया। 2001 में जो है ट्रस्ट थोड़ा सा और बढ़ा। ट्रस्ट कब बढ़ता है, जब कहीं से कोई धोखा दे दे तो दूसरे इंसान के लिए ट्रस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है कि ये तो धोखेबाज है, कम से कम वो होगा जो थोड़ा मेरा सहारा बनेगा। तो 2000 बात करें 21 में आकर यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो और 7वें आसमान पर यहाँ पर आप लोगों को चढ़ता हुआ नजर आया। मतलब क्या था, कंट्री जो है उनके द्वारा अभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ में मिलकर रसिया और चाइना ने कोऑर्डिनेशन किया और यहां पर जो रोल है वर्ल्ड अफेयर में अपना रोल प्ले करने की यहां पर बात की। अगर बात करें करंट डेवलपमेंट के बारे में और रिलेशन के बारे में, तो क्रीमिया का मुद्दा अभी तो यहां पर चाइना बोल रहा था बेसिकली कि ताइवान मेरा है, ताइवान मेरा है, ये बोलो। अब यहां पर रसिया को भी मुद्दा मिल गया यहां पर चाइना से बुलवाने का, क्या कि क्रीमिया किसका है, रसिया का, क्रीमिया किसका है, रसिया का। तो दोनों ने गुणगान गाने स्टार्ट कर दिए एक दूसरे के। पर लेकिन इन गुणगान के चलते चलते कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मिर्ची लग रही थी, उन्हें गाना तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो यूएसए, नाटो और यूरोपियन यूनियन इनको मिर्ची लग रही थी। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली यूएसए ने खासकर नेटो को, बेसिकली जो नेटो के मेंबर थे उनको उंगली लगाना स्टार्ट कर दिया कि यूक्रेन को बोलो कि तुमको नेटो का पार्ट बना लेंगे। और एक बार नेटो का पार्ट बन गया तो किसी की हिम्मत है तुमको हाथ लगा के दिखा दे। तो ये बातें हरकतें इन्होंने स्टार्ट कर दी। तो रसिया को लगने लगा कि ऑलरेडी यार बहुत सारे ये बेसिकली यूएसआर से निकले हुए लोगों को अपना मेंबर बना चुका है। नेटो का एक सिद्धांत है, अगर कोई यहां पर एक तरीके से परिवार में किसी ने किसी को छेड़ दिया तो पूरा परिवार चढ़ जाता है जाकर उसके ऊपर। तो नेटो का भी कुछ ऐसे ही हाल है। नेटो के अंदर जो मेंबर है अगर कोई भी उसको कुछ बोल दे तो सारे नेटो के मेंबर आकर उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। कुछ ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो उसी के चलते यहां पर रसिया की जो टाई है चाइना के साथ में वो और अच्छी होनी स्टार्ट हो गई यहां पर, ठीक है। जो कि पहले थोड़ा कम थी वो और अच्छे लेवल पर यहां पर अपना स्टार्ट हो गई। अगर बात करें फिलहाल के टाइम पर यहां पर यूएसए, यूरोपियन यूनियन और ये ऑस्ट्रेलिया कई सारे सैंक्शन लगा चुके हैं आज की डेट में, ठीक है, रसिया के ऊपर। अब रसिया के ऊपर पास में एक ऑप्शन बच गया, वो है चाइना, क्योंकि चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है तो उसको सारी चीजें चाहिए। अब कुछ ही बेच लो, ले जाकर सारी चीजों का खपत हो जाएगा। तो इसने क्या किया, 400 बिलियन की डील की, थोड़ी ना घनी, 400 बिलियन की, ठीक है। तो यहां पर गाज़प्रोम करके एक बेसिकली गैस फील्ड है यूएसए के, इसके रसिया के अंदर में। तो उसके बोला गया कि ये जो बेसिकली रसिया की मोनोपोली यहां पर, उसने बोला कि ये यहां पर 400 बिलियन की डील में ये सप्लाई करेंगे 38 बिलियन क्यूबिक मीटर बीसीएम एनुअली चाइना को 30 साल तक। और वो 30 साल अभी स्टार्ट नहीं हुए, 2025 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो 25 से स्टार्ट 2000 होकर वो कब तक जाएंगे, 2055 तक चलने वाले हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम का एक अच्छा खासा इस्तेमाल इनके द्वारा कर लिया गया। अब यहां पर जो रसिया जो डिपेंडेंट रहता था यहां पर यूरोपियन यूनियन इन कंट्री के ऊपर कि हमको यार अपना माल सप्लाई करना है, माल सप्लाई करना है, अब इसको माल सप्लाई करने वाला देश मिल गया। तो इसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर सेंक्शन लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसको अपना बेसिकली गुजारा रोटी गुजारा करने वाला इंसान मिल गया। तो इसके चलते इन्होंने क्या किया, काम चलो स्टार्ट हो गया। एक और अभी यहां पर जनवरी 2022 में थोड़ा सा और लगा, और डील साइन करनी चाहिए, एक और डील साइन होगी यहां पर, जिसमें पावर ऑफ जो यहां पर साइबेरिया जो 2 है, यहां पर एक पाइपलाइन बनाई जा रही है जिसमें 10 बिलियन क्यूबिक मीटर आने वाले टाइम में 30 साल तक यहां पर सप्लाई होने वाला है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि रसिया को सप्लाई करने की जो जगह नहीं मिल रही थी अपनी गैस को, तो उसको जगह मिल गई, तो उसको यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी के चलते चलते प्यार इतना बढ़ गया कि जो 50 बिलियन का व्यापार हुआ करता था वो 147 बिलियन का हो गया। यानी कि 3 गुना प्यार बढ़ गया दोनों के बीच में। प्यार व्यार कुछ नहीं है, एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए एक दूसरे के साथ में सटे हुए हैं।
चाइना जो है आज के डेट में रशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। नॉर्मल सी बात है, कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो क्या करेगा, तो रशिया को करना पड़ा। इसी के साथ में सेंट्रल एशिया में दोनों क्या चाहते हैं, रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन चाहता है उसको सपोर्ट किया जाए, और चाइना चाहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट किया जाए। फिर से एक कॉमन मौका मिल गया हाथ मिलाने का। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ग्राउंड पे ग्राउंड मिलते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ में काम करने के। पर लेकिन वही कहते हैं कि नहीं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि ज्यादा मिठा भी चिपकने लगता है, तो वही बातें देखने को मिलेगी। अब वो चिपक कहां रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में यहां पर जो अगर बात करें तो डिफरेंस कहां पर है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि सारी चीजें जो दिखती है जितनी अच्छी बाहर से, वो सारी चीजें उतनी अच्छी होती नहीं है। लोग अक्सर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम ट्विटर पर वही फोटो अपलोड करते हैं जो सबसे बेस्ट आ रही होती है, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, ठीक है। तो यही चीज है कि जैसी दिखती है जिंदगी वैसी होती नहीं। देखने में तो सभी कहते हैं कि हाँ एंजॉयिंग माय लाइफ, पर लेकिन रियलिटी में कुछ और ही कहानी होती है। बहुत कम होते हैं जो रियलिटी में एंजॉय कर रहे होते हैं और लिखते हैं कि एंजॉय कर रहे हैं। तो बात क्या है, चाइना और रशिया के बारे में अगर बात करें, इनके फॉर्मल जो सिक्योरिटी अलायंस है वेस्ट को लेकर दोनों के गड़बड़ा गए, पर लेकिन फिर भी दोनों की एक दूसरे के साथ में होते हुए भी इनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, यानी कि एक दूसरे के साथ में है तो, पर लेकिन इनका मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सही है कि हाँ हम लोग एक दूसरे के साथ में, पर लेकिन रियलिटी में कहानी कुछ और ही है कि हाँ ऐसा भी नहीं है कि एक दूसरे को हर जगह हम लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सोनू मोनू वाली बात नहीं है यहाँ पर कि हाँ एक दूसरे के साथ में चिपके फिरेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें 2014 में जब यहाँ पर बात की गई, तो ये जब यहाँ पर यूएन के अंदर में बात पहुंची क्रीमिया के मुद्दे को लेकर, तो क्रीमिया के मुद्दे पर यहां पर चाइना ने एब्सटेन कर लिया। एब्सटेन का मतलब क्या है, चाइना वहां पर पहुंचा ही नहीं वोट डालने के लिए, बेसिकली ना तो फेवर में गया ना अपोजिट में गया, और अब तक इसने क्रीमिया को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है कि ये रशिया का पार्ट है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है बेसिकली कि अब तक भी यहाँ पर इसने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वैसे तो ये अपने आप को लंगोटिया यार बोलता है, पर लेकिन अब तक यहाँ पर ये मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में चाइना का जो मेन इंटरेस्ट है वो है एशिया के अंदर में, पर लेकिन रशिया का जो इंटरेस्ट है वो है यूरोप के अंदर में। तो यहां पर इसलिए दोनों में आप लोग बोल सकते हो एक डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अगर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो रशिया जो है वो वेस्ट के साथ में नेगोशिएट करना चाहता है, और चाइना जो है वो एशिया में नेगोशिएशन करना चाहता है, अपना माहौल बनाना चाहता है, एशिया में दबदबा दिखाना चाहता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसकी वजह से भी यहां पर एक अलग फंडा दिखना पड़ेगा। एक और काफी इंपॉर्टेंट बात, रशिया एक टाइम पे यूएसए के साथ में कंपेयर किया जाता था, और रशिया को बोलते थे भाई साहब क्या कंट्री है, ये सार क्या एक ताकतवर देश था, वो वाली बातें बोली जाती थी। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अगर बात करें यहां पर जो इसकी जीडीपी है वो चाइना की जीडीपी की लगभग 1/10 है, यानी कि लगभग 10th आप लोगों को पार्ट देखने को मिलेगी। लोग बात कई सारे ये बोलने लगे हैं कि रशिया तो चाइना का जूनियर पार्टनर बन गया है, पर लेकिन रशिया नहीं चाहता है कि कोई भी उसको यहां पर जूनियर पार्टनर बोले, तो ये जूनियर जी बनकर नहीं रहना चाहता है। इसलिए रशिया ने जो है वो अपना पैटर्न जो है यहां पर चेंज किया है, और वो जो है कई सारे मुद्दों पर सपोर्ट नहीं करता। उनमें से एक मुद्दा है इंडिया। इंडिया के इस बारे में जब बात करते हैं चाइना के साथ में, तो रशिया हमेशा एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता हुआ नजर आता है। चाइना अगर बात करें, नॉर्मली अगर बात करें, चाइना बार्गेनिंग नहीं करता है, क्या करता है उल्टी सीधी हरकतें ज्यादा करता है बाउंड्री के इशू को लेकर, चाहे कुछ भी हो जाए। रशिया क्या है नॉर्मली एक तरीके से यूरोप के साथ में अच्छे रिलेशन चाहता है, क्योंकि रशिया को पैसे की जरूरत है, और वरना कल को चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो चाइना भी अपनी मनमानी कर सकता है ना, ऐसा भी तो माहौल बन सकता है। तो इसके चलते यहां पर ये सोच रहा है कि कम से कम अपने आप को इस तरीके से लेकर चला जाए कि ये ना बोले कल को यार ये तो बेसिकली चाइना के ऊपर ही जिंदा है। तो रशिया और चाइना के जो कोऑपरेशन है, अगर बात करें सेंट्रल एशिया के अंदर में भी, तो रशिया अपने आप को एक तरीके से चाहता है कि वो इन्फ्लुएंस रहे। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, जो सेंट्रल एशिया में बहुत सारी कंट्री हैं, आज के डेट में अलग हो गई, तो एक अलग बात है। अगर बात करें चाइना जो वार के बारे में, यूक्रेन के बारे में, तो इसके चलते भी आप लोग देखते हैं कि यहां पर अगर कल को चलकर यहां पर जो यूक्रेन का सपोर्ट करे या फिर यूक्रेन का अपोज करे यहां पर, तो चाइना को क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि यूएसए की मिलिट्री जो है वो यहां पर साउथ चाइना सी से अलग होने लगी, ठीक है। पर लेकिन रियलिटी में चाइना का जो ट्रेड है यूएसए के साथ में वो काफी ज्यादा ट्रेड है यहां पर, ठीक है। तो उसको भी तो टैकल करना है ना, ट्रेड बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा यूएसए जो है वो एक हद तक ही चाइना के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि भाई साहब ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे देश में पॉलिटिशियन नहीं है, वैसे तो बोलेंगे हम लोग एक दूसरे के खिलाफ में लड़ रहे हैं, और जब बैकग्राउंड में जाकर देखोगे तो सबके घर में रिश्तेदारी मिलेगी, कोई किसी के घर में किसी की बेटी है तो कोई किसी का दामाद है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे तो यूएसए चिल्लाते रहता है ये हो जाएगा, पर बैकग्राउंड में कुछ और ही माहौल आप लोगों को नजर आएगा। चाइना जो है आज के दिन में यूरोपियन यूनियन के साथ में काफी बड़ा रिलेशन रखता है, तो एक हद तक ही यहाँ पर ये रशिया का सपोर्ट कर सकता है, उसके बाद में इसके इंटरेस्ट जो है वो हर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये बेसिकली रशिया को सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो इसके चलते चाइना जो है वो यहाँ पर अपने रिलेशन जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ में ब्रेक नहीं करेगा, अपने रिलेशन को ध्यान में रखते हुए। इवन यूक्रेन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो काफी बड़ा व्यापार चाइना का चलता है यूक्रेन के साथ में। तो चाइना जो है यहाँ पर काफी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लेकर पर्टिकुलर अगर बात करें, जो कॉर्न्स होते हैं, ठीक है,
उनको लेकर यहां पर बात करें तो काफी ज्यादा रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन ट्रेड वॉर चल रही थी यूएसए और यहां पर चाइना के बीच में, उस टाइम पर भी इनका व्यापार यूक्रेन के साथ में कम नहीं हुआ। तो यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक यहां पर बेसिकली एक दूसरे के साथ में बेसिकली यहां पर ये व्यापार में कनेक्टेड है कि उधर यूएसए व्यापार कर रहा है, उधर यूएसए ट्रेड पर सैंक्शन लगा रहा है और इनके व्यापार चल रहे हैं। तो ये मुद्दा है, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन किस चीज को लेकर है, दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज को लेकर है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया को लेकर किस तरीके से यहां पर ये चीजें सोचते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाता है जब इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया जो है यहां पर अगर बात करें उसके चलते जो रिलेशन है यहां पर, हमारा देश भी यहां पर चाइना को अलग तरीके से देखता है, रसिया को अलग तरीके से देखता है, इसी के साथ में यहां पर जो यूएस है उसको अलग तरीके से देखता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर इनके रिलेशन आपस में गड़बड़ा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ में ये सर मार रहे हैं एक दूसरे के साथ में, पर लेकिन हमारे रिलेशन इनके सर मारने से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो इसलिए हम लोग काफी एक बैलेंस बेसिकली बनाकर चलते हैं। इसको कहते हैं मूविंग ऑन द टाइट रोप, यानी कि तरीके की एक जैसे रस्सी आप लोगों ने देखी होगी, मदारी बच्चे कई बार क्या करते हैं सीधी रस्सी पर चलते हैं, वही काम रहता है कि बैलेंस खराब नहीं होना चाहिए। तो इंडिया की जो रिलेशन है रसिया के साथ में, वो हालांकि ऐसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे, पर लेकिन फिर भी आज की डेट में भी एक काफी अच्छे लेवल पर आप लोग बोल सकते हैं। रसिया और चाइना जो है वो यहां पर जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट को वो साइड में रख देते हैं, बात नहीं करते हैं और दोनों कोऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। बेसिकली यहां पर रसिया भी ये बोलता है कि दोनों के बीच का रिलेशन है, तुम इसको अपने आप सुलझाओ, हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है। इवन यहां तक भी हुआ था कि रसिया के अंदर एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है रेडफिश मीडिया, उसके द्वारा एक बार यहां पर बेसिकली यहां पर कश्मीर और यहां पर पैलेस्टीन के मुद्दे को कंपेयर किया गया था, उसके बारे में बात की थी, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर रसिया ने साफ साफ मना कर दिया कि रेड फिश जो है वो ऑफिशियल मीडिया नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हमारा अगर कश्मीर के ऊपर मुद्दा बोले तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वो एक बायलैटरल इशू है, वो अपने आप सोल्व करें, हमारा उसमें कोई मतलब यहां पर नहीं है। तो ये साफ साफ अपना पल्ला यहां पर झाड़ लेते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर बात करें म्यूचुअली दोनों के काफी ज्यादा फायदे आप लोगों को देखने को मिलते हैं और रसिया से काफी लार्ज स्केल पर इंडिया जो है वो हथियार भी यहां पर इंपोर्ट करता है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह, अगर इंडिया और रसिया और चाइना तीनों मिलकर अच्छे से काम करें तो काफी प्रोडक्टिव डायरेक्शन में हम लोग बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मिलकर रहते हैं, जैसे कि ब्रिक हो गया, ठीक है, जैसे कि ब्रिक हो गया यहां पर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया एससीओ, इसी के साथ में रसिया, इंडिया, चाइना ट्राइलेटरल जो मीटिंग होती है, ये सारे वो एरिया जहां पर मिलकर हम लोग एक दूसरे के साथ में काम कर सकते हैं। पर लेकिन चाइना की बदतमीजी के चलते हमारी ये जो चीजें हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो इसी के चलते यहां पर ये मुद्दा देखने को मिलता है। तो रसिया जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से चाइना के साथ में अलग और इंडिया के साथ में अलग ट्रीटमेंट देता है, कभी भी यहां पर चाइना का साथ नहीं देता अगर इंडिया की बात आती है तो ये पूरा आर्टिकल मैंने इस तरीके से आप लोगों के लिए कवर किया ताकि कल को चलकर अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि रसिया और बेसिकली चाइना के क्या रिलेशन है, कहां से इनके रिलेशन जो है वो आगे बढ़ने स्टार्ट हुए, उसके पीछे बेसिक माहौल कहां से बनना स्टार्ट हुआ, तो वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। और इंडिया के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर ली कि हमको लेकर इनके क्या मुद्दे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आगे आने वाली वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक होंगे कभी अगर इसको डिस्कस करने का मौका मिलेगा तो फिर से इसको अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। टेंशन नहीं लिया करते, एंजॉय किया करो चीजों को अच्छे से, ओके। और इसी के साथ में अपना फीडबैक भी दे सकते हो कि लेक्चर कैसा लगता है आप लोगों को, उसको आप लोग बता सकते हो, ठीक है। ये आर्टिकल आप लोग जीएस पेपर 3 के साथ में यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। बात की जा रही है बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में। तो यहां पर अगर बात करें, जब ओशन गर्म होता है तो उसको नापने के लिए लोग पहुंच जाते हैं कि भाई साहब गर्म हो रहा है तो कहां पे गर्म हो रहा है, कितना हो रहा है। तो कई सारे लोग इस काम को करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। हमको तो यहाँ पर यही पता नहीं रहता है कि हमारी छत कितनी गर्म हो रही है या फिर हमको कितनी गर्मी लग रही है, तो हम लोग इन सब चीजों से दूर रहते हैं, हम लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। पर लेकिन साइंटिस्ट जो है वो यहाँ पर इन सब चीजों को चेक करते रहते हैं कहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो जब समुद्र का ओशन यहाँ पर नापा गया, खासकर इंडियन ओशन के अंदर में, तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा मिला। तो इसके चलते यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती है उसको समझने की बात की जाती है। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक ग्रुप है जिसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसकी 6th रिपोर्ट अभी यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी। उसने भी यहाँ पर ये बोला था कि आने वाले टाइम में इंडियन ओशन का जो टेम्परेचर है वो 1 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं, डिस्कस किया गया काफी अच्छे से, द हिंदू के अंदर भी कवर किया गया था और ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी आर्टिकल कवर किया गया था। समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या क्या बेसिक चीजें यहाँ पर। ये वेस्टर्न इंडियन ओशन जो कि एक काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इंक्रीज टेम्परेचर यहाँ पर फील कर रहा है। वेस्टर्न मतलब ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हो गया बेसिकली अपनी प्यारी कंट्री, तो ये वेस्ट साइड में जो हो गया इस साइड की बात की जा रही है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा और ये माना जाए कि पर डेकेड यानी कि हर 10वें साल में यहाँ पर ये लगभग 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में जो अगर बात करेंगे नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में, यानी कि अगर बे ऑफ बंगाल वाली साइड में यहाँ पर आप लोग जाएंगे जैसे कि यहाँ पर, ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर जो है वो 0.5 देखने को मिलेगा पर डेकेड, यानी कि टेम्परेचर यहाँ भी बढ़ने वाला है हर एक डेकेड, हर एक दशक, यानी कि 10 साल के अंदर में जो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है ओशन के अंदर में, वेस्टर्न इंडियन ओशन या फिर बे ऑफ बंगाल में, तो इसकी वजह से हमारे देश के आसपास में ड्राई कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, और सेंट्रल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली यानी कि सूखा पड़ता हुआ ज्यादा आप लोगों को नजर आने वाला है। ये यहाँ पर साइंटिस्ट के द्वारा पहले से ही आगाह किया गया है देश को। सिग्निफिकेंस इंक्रीज जो यहाँ पर रेनफॉल में देखने को मिल रहा है पेनिनसुलर इंडिया में, यानी कि साउथ इंडिया में तो थोड़ा सा टेम्परेचर के साथ साथ में बारिश भी यहाँ पर बढ़ रही है, पर लेकिन अगर बात करेंगे दूसरे एरिया में कहीं जगह आप लोगों को सूखा भी यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ इंपोर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस स्टडी में ये बताया गया कि 1982 से लेके 2018 तक का जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है उसमें टोटल मिलाकर 66 ऐसे आप लोगों को इंसिडेंट देखने को मिले, जिसके चलते यहाँ पर अब देखिए इनके द्वारा स्टडी बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 66 इवेंट यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें होती हैं कोई ना कोई, कभी एक तरीके से बाढ़ आ रही है, कभी साइक्लोन टाइप में, वो सब चीजें चलती रहती हैं। बे ऑफ बंगाल वाली में आप लोगों को 94 ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। तो इसके चलते जो रेस्पॉन्स निकल कर आ रहा है, कई बार मॉनसून का जो नेचर है वो भी यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आता है, क्योंकि मॉनसून जो है वो आप लोगों को पता है एक पर्टिकुलर एक माहौल बनता है यहाँ पर, जिसके चलते हमारी कंट्री में एक पूरा मॉनसून आता है। यहाँ पर हो गया नॉर्थ, यहाँ पर हो गया साउथ, यहाँ पर हो गया ईस्ट और यहाँ पर हो गया वेस्ट। हमारी कंट्री में जो मानसून आता है उसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, इस डायरेक्शन से आता है, क्योंकि ऐसा माहौल देश के अंदर बनता है कि यहाँ पर बारिश जो है हमारी साइड को बेसिकली चलती हुई नजर आती है। तो इसके ऊपर जब ये स्टडी की गई तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं और भी कई सारे ऐसे एरिया हैं जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, तो उसी के चलते यहाँ पर ये बातें की जा रही है। तो स्टडी जो है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं लिंक रहता है कि अगर कल को चलकर ऐसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन हो रहा है और जो हीट वेव है वो सारा माहौल एक तरीके से पड़ता हुआ नजर आएगा। आप लोग ये बताइए, मान लीजिए आप लोगों के सर में दर्द है तो क्या आप लोग कोई काम कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। पेट में दर्द है तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसी के चलते अगर कहीं पर एक मौसम में खराबी हो रही है तो पूरी पृथ्वी पर उसका इंपैक्ट आप लोगों को नजर आएगा। तो इसी के चलते यहाँ पर जो पीरियड है वो बोला गया एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर आप लोगों को आने वाले टाइम में ओशन का यहाँ पर दिखने वाला है, और खासकर इंडियन ओशन के अंदर यहाँ पर एक बोल्ड टाइप में आप लोग यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। रीजन कई सारे यहाँ पर कई सारे इवेंट देखने को मिले, जैसे कोरल ब्लीचिंग होगी। कोरल ब्लीचिंग का क्या होता है, जब यहाँ पर कोरल रीफ जो होते हैं उनकी हालत जो है वो खस्ता होने लगती है, इसको कोरल ब्लीचिंग आप लोग बोल देते हैं, ठीक है। ये सूख गए, मर गए, बर्बाद हो गए। इसी के साथ में यहाँ पर सी ग्रास जो है उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ठीक है, लॉस हो जाते हैं यहाँ पर बेसिकली फॉरेस्ट इसके अंदर में रहते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो फिशरी सेक्टर है वो भी एडवर्सली इंपैक्ट पड़ता है अगर यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल बनता है। अगर बात करें तो 85% जो कोरल है इन द गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु के पास में, वहां पर काफी लार्ज स्केल पर उनकी ब्लीचिंग हो रही है। तो ये बातें बोली गई अभी यहाँ पर हीट वेव की वजह से। मई 2020 में भी यहाँ पर इसके बारे में स्टडी की गई थी, जिसके चलते यहाँ पर ये पता चला, यानी कि माहौल जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो हीट वेव है उसके बारे में बात करें तो क्या होती है अगर बोला जाए यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं बेसिकली ये मोस्ट कॉमन ड्राइवर है। अगर बात करें यहाँ पर जो बेसिकली मोस्ट कॉमन ड्राइवर्स हैं अगर बात करें ऑफ मैरीन हीट वेव्स इंक्लूडिंग ओशियन करंट। ओशियन करंट के बारे में तो पूरा आप लोगों के अंदर एनसीईआरटी में चैप्टर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर ओशन करंट के बारे में, तो जो रेड वाली है इनको आप लोग बोलते हैं वार्म करंट, ठीक है, और जो कोल्ड वाली है ये बेसिकली यहाँ पर इनको ठंडी आप लोग बोल सकते हैं, जो यहाँ पर ब्लू वाली है, ठीक है। तो ये क्या होता है नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए जो इक्वेटर से दूर जाती है वो हमेशा आप लोगों को एक तरीके हॉट करंट देखने को मिलेगी, और जो यहाँ पर इक्वेटर के पास में आ रही है उधर से वो कोल्ड करंट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो ठंडे इलाके से आ रही है तो कोल्ड रहेंगी, और यहाँ पर इक्वेटर से दूर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर के पास में गर्म पानी होता है, तो आप लोगों को बेसिकली अलग टेम्परेचर की नजर आएंगे, उनको वार्म करंट बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी टेम्परेचर जो है ओशन का काफी ज्यादा चेंज होता रहता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कई सारी करंट है यहाँ पर, जैसे अगुलाज हो गया, ठीक है, यहाँ पर बेगुलाज हो गया। तो कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पर अफ्रीका के वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पे करंट के क्या नाम है, ठीक है। एक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली यहाँ पर इसको क्यूरिशो, ठीक है। तो ये कई सारी करंट के नाम आप लोगों से पूछे जाते हैं, लेब्राडोर हो गया यहाँ पर, ठीक है, अलास्का हो गया यहाँ पर, तो ये करंट के नाम है। गल्फ स्ट्रीम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कि एक तरीके से यहाँ पर अगर इनहेंस होगा तो सरपास करेंगे एक तरीके से वार्मिंग को। एक एरिया में अगर गर्म है तो दूसरे एरिया में गर्म देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर फिर जहां जहां पर रेड एरिया आप लोगों को दिख रहा है ये दिक्कत में पड़ता हुआ यार नजर आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और है जिसका नाम है एल नीनो। तो एल नीनो या फिर ला नीनो, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। दो शब्द है यहाँ पर, एक का नाम है ला नीना। ला नीना का मतलब है कोल्डर और वेटर, यानी कि अगर ला नीना वाला माहौल है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा माहौल है, देश में बारिश भी होगी और यहाँ पर ठंडा भी रहेगा थोड़ा सा, ठीक है।
एल नीना वाला जो काम है हॉट है पर लेकिन ड्रायर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जब ला नीना आती है यहां पर अगर बात करें, देखिए यहां से क्या हो गया, ला नीना के बारे में बात करें तो यहां पर गर्मी का माहौल रहेगा यहां पर इस एरिया में, इंडोनेशिया हो गया यहां पर ये पैसिफिक ओशन, और यहां से बेसिकली बारिश होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। पर लेकिन जो एल नीना है यहां पर, तो आप लोग कुछ ऐसा माहौल यहां पर देखने को मिलेगा, ज्यादा जो यहां पर एक तरीके से गर्मी यहां पर इधर को नजर आएगी, तो ये फंडा आप लोग बोल सकते हैं। तो ला नीना जो है यहां पर और एल नीना है, इनके बीच में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कई बार इनकी टर्मिनोलॉजी भी आप लोगों से पूछ ली जाती है, टेंपरेचर में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है काफी लार्ज स्केल पर। इंपैक्ट क्या है यहां पर, ये अफेक्ट होगा इकोसिस्टम, तो काफी ज्यादा इंपैक्ट डालेगा यहां पर। चेंज होगा हैबिटेट, अगर बात करें तो उसकी वजह से भी कई सारी स्पीसीज की जो जिंदगी है वो ताव पर लग जाएगी, खासकर जितने भी सारे सी हैं यहां पर आसपास वाले एरिया में। इसी के साथ में इकोनॉमिक लॉस होगा, बायोडायवर्सिटी बर्बाद होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ब्लीचिंग होनी स्टार्ट हो गई है ग्रेट बैरियर रीफ की भी। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोरल रीफ वाला एशिया। ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है, डीऑक्सीजनेशन हो जाते हैं यहां पर, और ओवर फिशिंग होती है। ये सारे माहौल जो होते हैं वो चीजों को बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरीके से मैंने कनेक्ट करके पढ़ाई ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे और आप लोग इसको क्रिस्टल क्लियर माइंड में कर सकें, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा जरूर, फिर से इसके बारे में बात कर लेंगे, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ बातें आप लोगों को बता दूं कि ये आर्टिकल कहां से ले गया है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया काफी डिटेल में, तो उसके चलते आप लोग इसको देख सकते हैं क्या क्या बातें की जा रही है यहाँ पर। 2014 से लेकर 2019 में हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके द्वारा 11,500 एक तरीके के ऐसे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 11,500 करीब इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस दिए गए। यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई कुछ लॉन्च कर रहा है, कोई कुछ लॉन्च कर रहा है, तो यहां पर 11,500 के करीब यहां पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए और इसको अप्रूवल भी इनके द्वारा दिया गया। तो गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट के रोड मैप पर चल रही है और कहीं ना कहीं ये मानता है कि इग्नोर कर रही है यहां पर इन्वायरमेंट को। ये बातें मानी जाती है, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट इंपैक्ट जो असेसमेंट है यहां पर, इन्वायरमेंट इंपैक्ट जो यहां पर असेसमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको EIA बोलते हैं, उसको ढंग से फॉलो ही नहीं किया जाता है। अगर बात करें यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में, तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि गवर्नमेंट किस आर्टिकल के थ्रू यहां पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है। तो आर्टिकल 48A गवर्नमेंट और सिटीजन यहां पर, तो आर्टिकल है 51A, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में गवर्नमेंट काम करती है, जो कि पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां पर इसी के अंदर आप लोगों को 51 जो कि यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, कब ऐड की गई थी याद रखिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई थी 1976 में। एक क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, कौन सी कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था, ये आप लोग बताइए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 का है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो 1980 का है, इसी के साथ में नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 का है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है 2010 का, कोस्टल रेगुलेशन जोन है 2011 का, इन्वायरमेंट इंप्लीमेंटेशन है 2006 का। यानी कि इतने कानून इतने कायदे हमारे देश में होते हुए भी इन्वायरमेंट जो है वो त्राहिमाम चिल्ला रहा है कि मेरी इज्जत बचा लो। तो रीजन क्या है? रीजन यही कहीं ना कहीं उसको काफी ज्यादा इग्नोर किया जाता है, तो ये काफी ज्यादा गलत है। यहां पर शॉर्टेज देखने को मिल सकती है काफी लार्ज स्केल पर, जो ऑफिसर्स हैं जो काम करते हैं इस एरिया में, बोला जा रहा है कि 80 के करीब ऑफिसर है। अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो हर जगह जाकर यही विजिट करेंगे, पर लेकिन प्रोजेक्ट कितने हैं? प्रोजेक्ट हजारों में निकल कर आते हैं, तो ये पागल हो जाएंगे किस चीज को कितना चेक करेंगे, उसके बाद में रहेंगे ठीक है चेक कर लिया, ठीक है पैसे भिजवा देना इतने और क्लिक कर वो सारी चीजें बाकी हो गया, ठीक है। तो करप्शन काफी ज्यादा देखने को मिलने लगता है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, गवर्नमेंट चाहती नहीं है इसके ऊपर काम किया जाए। और बात करें ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा भी यहाँ पर एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल यहाँ पर बोला गया हमारी कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के मामले में हमारी खस्ता हालत है। तो पैसा जो है वो ज्यादा भारी पड़ जाता है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो इसलिए उनकी जान जो है वो जाती हुई आप लोगों को नजर आएगी, ऐसा बोला गया। डाइल्यूट किया गया अभी ग्रीन क्लियरेंस, आप लोगों को पता है एमनेस्टी यानी कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस की बात की, पहले प्रोजेक्ट लगा लो फिर आके बता देना क्या नुकसान होने वाला है, उसके बेस पर क्लियरेंस ले लेना, ठीक है। सब्सिडी दी जाने लगी, सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात आ गई कि अपना आप ही चेक कर लो भाई साहब, उनको टेंशन दे रहे हो। इसी के साथ में अगर कोई कॉम्प्लायंस नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल कट कर दिया। अगर जनता पार्टिसिपेट करती थी पहले यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन, वो जब इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के अंदर चेंज किया गया तो उसको साइड में उठाकर फेंक दिया, काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली। उदाहरण जैसे कि केन बेतवा इंटरलिंक की बात की जा रही है रिवर को कनेक्ट करने की, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर केन और बेतवा रिवर को इंटरलिंक किया जा रहा है। तो बोला गया यहाँ पर वैसे तो इसको अप्रूवल मिला नहीं, काफी लंबे समय से रिजेक्ट होता रहा, पर लेकिन टेक्नो इकोनॉमिक ये काफी एक इंटरेस्टिंग टर्म है, इसको जाकर अगर आप लोग पढ़ना भी चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सर्च करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगी, ठीक है। मैंने भी पहली बार जब पढ़ा मुझे लगा कि ऐसा भी कोई शब्द है यहाँ पर, तो जब उसको देखा मैंने पढ़कर मैंने कहा वाह यार क्या क्या शब्द है यहाँ पर। तो टेक्नो इकोनॉमिक का मतलब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। इसका मतलब एक तरीका असेसमेंट या फिर एक तरीके से टेक्नो इकोनॉमिक जो एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं
किसी चीज की परफॉर्मेंस को चेक करना, किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की, किसी प्रोसीजर की, तो यहां पर बेसिकली इसके बेस पर बोला गया कि भाई साहब टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से अगर बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट जो है वो वायबल है और इन्वायरमेंट को जो है वो साइड में रख दिया, यहां पर ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते कंडीशन ये बनी कि लगभग 6.17 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आया, तो बोला गया कि इसके चलते थोड़ा सा ऐड कर देंगे जो यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है उसके अंदर में, ठीक है। तो ये काफी ऐसे इश्यूज भी आप लोगों को देखने को मिले, तो सोचने वाली बात है कि क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं। तो ये कुछ मुद्दा था जो आप लोगों को क्लैरिटी रखनी चाहिए माइंड में लेकर, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी। तो क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं और फीडबैक जरूर दिया करो। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो बता सकते हैं आप लोग कैसी आप लोगों को ये वीडियो लग रही है, ठीक है। और दूसरों तक भी आप लोग पहुंचा सकते हैं अगर आप लोग कुछ नया सीख कर जाते हैं तो। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के बारे में जाना, किस दिन है, क्या थीम है, पूरा समझा। इसी के साथ में हम लोगों ने अब्राहम लिंकन साहब के बारे में कुछ माना और एक और डे था डार्विन साहब के बारे में। 3 इंपोर्टेंट डे देखे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की एक स्कीम के बारे में, पूरी स्कीम आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है। इसी के साथ में स्कीम के साथ में आप लोगों से थोड़ा सा आधार कार्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी ताकि आधार कार्ड के बारे में भी आप लोग जान सकें, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट है स्कीम के वो सारी बातें और कौन कौन सी और स्कीम है वही बातें की। इस रिलेशन को रसिया और चाइना के बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया आप लोगों को कि दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन क्यों है, बुरे रिलेशन क्यों है, कहां पर दोनों साथ होते हैं, कहां पर दोनों दूर होते हैं और इंडिया को लेकर दोनों क्या सोचते हैं। तो सारी बातें मैंने डिटेल में आप लोगों को यहां पर बता दी, कोई भी डाउट अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में पानी गर्म हो रहा है इंडियन ओशन के अंदर, तो क्या रीजन यहां पर देखने को मिल रहा है, तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई। नेक्स्ट यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां पर लानीना एलनीना के बारे में पढ़ा, ओशियन करंट के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने की, ठीक है। वो यहां पर कोरल रीफ वगैरह ये सारी बातें। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बात की मैंने डिटेल में, क्या क्या यहाँ पर कानून है, क्या दिक्कतें चल रही है, संविधान में इसके बारे में क्या बोला गया, वो सारी बातें हम लोगों ने समझी। और भी कई सारी चीजें बेसिक मैंने आप लोगों को बता दी यहाँ पर। और इसी के साथ में केन बेतवा लिंक के बारे में भी याद रखिएगा। तो ये है टोटल आप लोगों के सामने। अब क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और इनके आंसर आप लोगों को देने हैं, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं, ये कल वाला रीजन। बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड द गर्ल्स जो साइंस है उसके चलते थीम क्या थी, वर्ल्ड यूनानी डे की थीम क्या थी और वर्ल्ड डे ऑफ सिक 2022 हम लोगों ने डिस्कस किया, इसकी थीम क्या थी। नेक्स्ट यहां पर बात करें ब्रिटेन के द्वारा यहां पर एक आइलैंड को क्लेम किया था, उसका नाम आप लोग को बताना है जो कि अर्जेंटीना के पास में, उस आइलैंड को यहाँ पर मालविनास के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ में NECTR क्या है इसके बारे में डिस्कस किया था मैंने। यहाँ पर अगर बात करें सैफ्रॉन यानी कि केसर को किस नाम से पुकारा जाता है संस्कृत में, ये आप लोगों को बताना था। और यहाँ पर चंद्रयान 2 मिशन के बारे में डिस्कस किया था। तो प्रज्ञान और विक्रम ये किसके नाम थे, कौन सा रोवर था और कौन सा लैंडर था, ये बताना था, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। प्रज्ञान के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को, इसको बोलते हैं बेसिकली विजडम होता है इसका मतलब, ठीक है। ये था रोवर जो कि उतर कर चलेगा और लैंडर था विक्रम जिसमें ये रोवर रख कर जाएगा, ठीक है। तो याद रखना। इसी के साथ में बाहुकम बोलते हैं बेसिकली सैफ्रॉन को, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, इसके द्वारा बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर में तो हम लोग केसर उगाते हैं, अब अरुणाचल प्रदेश और मेघालय वाले रीजन में भी केसर उगाएंगे। फोल्क आइलैंड है जिसके चलते यहां पर याद रखिएगा, फोल्कलैंड आइलैंड है ब्रिटेन का जिसके पीछे पड़ा हुआ है, मतलब ब्रिटेन का है। और यहाँ पर अर्जेंटीना को बोला चाइना ने कि उसको जाके ले ले। और यहाँ पर फोल्क आइलैंड है जो यहाँ पर ये मोल्दीवियन आइलैंड, याद रखिएगा इसको, मोल्वियन बेसिकली, मोल्वियन आइलैंड भी बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर थीम क्या थी इनको देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड द गर्ल इन साइंस, इसकी थीम थी इक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वोटर यूनाइट अस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात किया डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर द ग्लोबल हेल्थ एंड द वेलबींग, ये यूनानी डे की थीम थी। और यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर बेसिकली इसकी थीम थी बी मर्सीफुल इवन एज योर फादर इज मर्सीफुल, ठीक है। तो ये सिक डे के बारे में बात की थी। तो कैसा रहा आज का ये डिस्कशन जरूर बताएगा, कैसा लगा लेक्चर। और हाँ, लेक्चर बंद करने से पहले एक बार आंख को बंद कर चीजों को रिकॉल कीजिएगा कि कौन कौन से आर्टिकल आप लोगों ने डिस्कस किए हैं, उस आर्टिकल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को याद है, ये काम जरूर करिएगा एक बार आंखों को बंद करके लेक्चर से जाने से पहले, ठीक है। और इसी के साथ में जो नेक्स्ट लेक्चर देखोगे उससे पहले भी एक बार रिकॉल कीजिएगा, बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। और पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो। और जो मॉर्निंग में उठ रहा है ऑल द बेस्ट, कल फिर मॉर्निंग में उठने के लिए अच्छे से एंजॉय करो, अपने टाइम टेबल को फॉलो करो, ठीक है। तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।